गैर जरूरी जो भी काम कर रहे हैं उसको अभी इमीडिएटली डेफर कर दीजिए। आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बाहर आई है, वो हमने कर लिया है। आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं जिसके बेसिस पे कल कुछ थ्योरी सीखनी है। क्या बात है, वहां दिक्कत है कोई? बेटा सबसे पहले आओ S9 पेज नंबर 3.11। which is same as 1C, which is same as 1C। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन इसमें भी हैं, तो 1C और S9 बिल्कुल सेम सवाल है, वर्ड्स टू वर्ड। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला दूं। बेटा हमने कल दो बातें पढ़ी थी। बात नंबर 1 कि फाइनेंस मैनेजर का एक जिम्मेदारी है कि कौन सी ऑप्शंस बेस्ट होंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फॉर मैक्सिमाइजिंग द ईपीएस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको वही ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहिए। आपको याद है कल आपने एक दो सवाल भी बनाए थे जिसमें एक ऑप्शन था केवल इक्विटी, एक ऑप्शन था कुछ इक्विटी कुछ डेट, एक ऑप्शन था कुछ इक्विटी कुछ प्रेफरेंस कुछ डेट। हमने देखा था कि अगर मुझे चूज करना हो तो मैं ईपीएस निकालता हूं हर ऑप्शन से, और जिसमें मेरा ईपीएस सबसे ज्यादा होता है वो ऑप्शन में सिलेक्ट करता हूं फॉर द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने एक और बात देखी थी, वो थी इनडिफरेंस पॉइंट की। याद है आपको कल इसके भी दो सवाल हमने किए थे कि इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है बेटा, वो ईपीआईटी का लेवल जिसमें दोनों ऑप्शंस के ईपीएस एक बराबर आते हैं, वो कहलाता है इनडिफरेंस पॉइंट। याद है आपको, आपने इसके कुछ सवाल भी किए थे। तो पहले आइए, हाँ जी अरे वो तो क्वेश्चन कर दिया आगे, जो पूछा आपको एग्जाम में उतने पूछ के रह जाना, कोई बात नहीं, हमने तो कर दिया आगे और कुछ नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, आपकी माफी के लिए शुक्रिया। चलिए S9 पढ़ना शुरू करेंगे बेटा, बहुत तसल्ली से। एक एक लाइन नया टाइप का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में दिया है, और इसी के जैसा एक क्वेश्चन आप करेंगे। फिर मुंह बंद करके आप पढ़ रहे हैं, हम साथ में पढ़ रहे हैं। शाहजी स्टील्स लिमिटेड रिक्वायर्स, कितने पैसे चाहिए दोस्त? 25 लाख फॉर अ न्यू प्लांट। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ ₹5 लाख। इन्होंने सीधा दे भी दिया है कि कल को अगर ये प्लांट को हमने एग्जिस्टेंस में ले आए, ऑपरेशन शुरू कर दिए, तो ये कितने का ईबीआईटी देगा बेटा? 5 लाख का। अच्छा एक बात बताओ, इस प्लांट के ऑपरेशन से आई हुई ईबीआईटी का कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से कोई बदलाव आया है क्या? इसका मतलब आप चाहे ऑप्शन ए अपनाओ,
चाहे ऑप्शन बी अपनाओ या ऑप्शन सी अपनाओ, आपका ईबीआईटी हमेशा एक ही होता है। आपको याद है, क्योंकि ईबीआईटी निकालने से पहले फाइनेंशियल नेचर का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होता। ये कल हमने देखा था। चलो ठीक है। While deciding about the financial plan, the company consider the objective of maximizing earning per share। अगर ये नहीं भी लिखते तो भी हमें पता है कि ये कैसे डिसाइड करेंगे। It has 3 alternatives to finance the project। पहला, 2.5 लाख का डेट, इसका मतलब बाकी की इक्विटी कितने की? 22,50,000। बोलो, ये सबको समझ में आया कि ये कहते हैं कि ए में 2.5 लाख रुपए का डेट होना चाहिए, तो इसका मतलब बची हुई की इक्विटी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। दूसरे वाले में कहते हैं कितना उधार ले लो? 10 लाख। इसका मतलब अगर 10 लाख डेट तो 15 लाख की इक्विटी। बोलो। और तीसरे वाले में कहते हैं कि और चलो 15 लाख का डेट और 10 लाख की इक्विटी। बोलो ठीक है। ये मेरे 3 पॉसिबल ऑप्शंस मुझे नजर आ रहे हैं बेटा कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी है। किसी में डेट कम इक्विटी ज्यादा, यहां भी डेट कम इक्विटी ज्यादा, और यहां पे डेट ज्यादा इक्विटी कम। चलो देखते हैं, ये इतना आसान अगर होता तो मैं आपसे नहीं बनवाती। एंड इन द बैलेंस इन ईच केस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। कोई झगड़ा नहीं है, हमने कर लिया काम। द कंपनीज करेंट सेलिंग इज 150। इसका मतलब मार्केट प्राइस कितनी है आज के दिन? 150। बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू ₹125 इन केस द बोरोड फंड इन एक्सेस ऑफ 10 lakhs। बेटा ये कहते हैं कि जैसे ही कंपनी की बोरोइंग 10 लाख से ऊपर बढ़ जाती है तो मार्केट में उसका प्राइस 150 की बजाय 125 हो जाता है। आप ध्यान से सुनना है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें हम लोग करने जा रहे हैं। बेटा आपको भी याद होगा कि लीवर्ड फर्म का क्या मतलब है? रिस्की फर्म। आपको मैंने बताया कि लिवरेज इज बीटा, याद है बेटा? तो हमें पता है कि जो जितना ज्यादा रिस्की होता है हमारा इन्वेस्टर उतना कम पैसा उसको देना प्रेफर करते हैं। आपको याद है? सोचो, जब तक बात यहां पे थी तब तक इन्वेस्टर्स को शायद मन में तसल्ली होगी कि चलो हमारे लिए भी कुछ बच जाएगा, लेकिन इन्होंने जैसे ही देखा बेटा कि अरे ये तो हमसे भी ज्यादा डेट पे उधार पे टिके हैं, इसका मतलब हो सकता है कि कल को ये इतना ना कमा पाए कि हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए। तो देखो, जैसे ही इन्वेस्टर को ये बात लगी उसका सीधा असर दिखा कहां? मार्केट प्राइस पे। उन्होंने सीधा क्या करा? मार्केट प्राइस कम हो गई। चलो यहां तक तो फिर भी ठीक है। अब और बढ़िया कर रहे हैं इस सवाल को। The funds can be borrowed at the rate of 10% up to। बेटा जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे तब भी देखा था कि जब थोड़ा पैसा चाहिए होता है तो रिस्क कम होता है, और जब रिस्क कम होता है तो इंटरेस्ट रेट भी बैंक हमसे थोड़ा कम लेती है। याद है? 5 लाख लोन लेना था, 2 लाख तक कुछ और, अबव 2 लाख कुछ और। याद आया क्या? ये वही है। 15% ओवर 2.5 लाख बट अप टू 10 lakhs and 20% over 10 lakhs. The tax rate is 50%. Which form of the financing should company choose? बेटा ये आपसे पूछ रहे हैं कि on the basis of EPS बताओ कि प्लान ए जिसमें 2.5 लाख डेट, 22.5 लाख इक्विटी, 10 लाख डेट, 15 लाख इक्विटी, 15 लाख डेट और 10 लाख इक्विटी, आप बताओ आपके हिसाब से क्या सही रहेगा? सुनो, मैं जो आपको बोल रही हूं आप उस सीक्वेंस में करेंगे। बेटा प्लीज साथ में कर रहे हैं हम लोग। आप सबसे पहले मुझे स्टेप 1 निकाल के दीजिए
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ईच केस। आराम से 1 मिनट का समय लो, आपको कोई बात नहीं बेटा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ईच केस, केस ए, केस बी और केस सी। बेटा मैंने आपसे पूछा हर केस में कितने कितने इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे। किसी ने, कईयों ने कहा 15, 10 और 8। कोई बात नहीं, करो 1 मिनट लगा के। जिन्होंने ये कर लिया वो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करके दिखाएंगे तीनों केस में। हम करेंगे बेटा साथ में। बेटा पहले वाले का किसका किसका 15,000 आ गया है, जो बाकी का क्यों नहीं आया है? हाँ 1 मिनट 1 मिनट, ये बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया या तो वो कर नहीं रहे। बेटा अगर मैं यहां लिख दूं और आप छाप के घर चले जाएंगे ना, बहुत परेशानी होगी आपको। बेटा पैसे की कितनी जरूरत है पहले केस में? 22,50,000। एक शेयर का दाम कितना है? 150। बोलो कितना हुआ बेटा? ये किससे किससे नहीं हुआ था? नहीं हुआ था बेटा। 125 तो उस केस में होगा जब बोरोड फंड्स 10 लाख से ज्यादा होंगे। आप पढ़ के देखो, जो आपकी 125 वाली लाइन है, ये कहता है कि अभी तो कंपनी करंट 150 पे सेल कर रही है, लेकिन इट विल स्लिप टू 125 व्हेन द बोरोड फंड्स एक्सीड 10 lakhs। दिखा आपको? तो बेटा बोरोड फंड का मतलब क्या होता है? उधार लिए हुए पैसे। उधार लिए हुए पैसे को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? डेट। इस केस में कितना पैसा चाहिए बेटा? 10 लाख। कितने में? 150। कितना हुआ? ये वाले में ठीक है ये। अच्छा 1 मिनट भाई, 1 मिनट। अच्छा हाँ, इक्विटी 15 लाख की, ठीक है। ये कितना हो गया? 10,000। अच्छा मुझसे ये गलती हो गई, आई एम सॉरी। सी वाले में कितना पैसा चाहिए? 10 लाख डिवाइडेड बाय 125, दैट इज 8,000। बेटा अब बिना, 1 मिनट, बिना कोई भी चीज का मन में संकोच रखे हुए आप प्लीज बताइए कि इसमें से किसी को भी ये समझने में तकलीफ है कि ये 15,000, 10,000 और 8,000 क्यों आया है? बोलो, क्या ये ठीक है? चलिए स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बेटा प्लान ए में डेट कितना है? 2.5 लाख। बोलो तो 2.5 लाख तक कितना इंटरेस्ट देना है? 10%। तो इसमें इंटरेस्ट कितना? 10%, दैट इज 25,000। ये किसका किसका सही हुआ है? चलिए वेरी गुड। बेटा बी में कितना डेट है? 10 लाख। लेकिन आपने तो स्लैब रेट निकालना सीखा है। ये कहते हैं अप टू 2.5 लाख कितना %? 25,000। अप टू 10 लाख कितना %? 15%, दैट इज 7.5 का। 7.5 का 15% हो गया 1/12। टोटल कितना? 137। ये किसी को समझने में दिक्कत हुई बेटा? ऐसा क्यों हुआ है? ये किसी को समझने में दिक्कत हुई बेटा? ऐसा क्यों हुआ है? एंड सी 15
क्या ये 1,37,500 तो लग ही रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, फिर भी 2.5 लाख पे 10% कितना, हाँ क्यों नहीं लिख सकते यार, लिख सकते हैं। 10 लाख पे तो इंटरेस्ट निकल ही गया, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट 7.5 लाख पे 15%, 1,12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना बेटा, 20%, दैट इज 1 लाख रुपीज, दैट इज 237,500। ये किसी को समझने में कोई आपत्ति हुई है बेटा? पक्का ये ठीक है? आपके पास इंटरेस्ट का फिगर है, ईबीआईटी का भी फिगर है, तो क्या ईबीटी निकल आएगा? आपके पास 50% का टैक्स है, तो क्या ईएटी निकल आएगा? और जब ईएटी निकल आएगा तो आपके पास ऊपर वाली शीट में नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए हैं, तो क्या ईपीएस निकल आएगा? तो चलो बिना एकदम, चलिए वेरी गुड, जिन्होंने निकाल लिया बहुत अच्छी बात है बेटा। फटाफट से लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस। वन टू थ्री, ए बी एंड सी। क्या ईबीआईटी सब में बराबर होगी? क्योंकि हमें पता है कि ईबीआईटी हैज नो इन्फ्लुएंस विथ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, लेस इंटरेस्ट। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिखो स्टेप 2। बेटा स्टेप 2 लिख दिया हमने कि जहां कहां मिलेगी ये फिगर, स्टेप 2 में, पहले वाले में 25, 1,37,500, 2,37,500। ईबीटी बताओ 475, 360, 2,500, 262,500, लेस टैक्स 50%, 237,500, 1250, 131। ईएटी मैं बता देती हूँ, 237,500, हाँ देखो 181, 250 और 131। अब एक एक बारी चल रही है, अब आप बताओगे ईपीएस, ठीक है? नंबर ऑफ, अरे रुको ना, नंबर ऑफ शेयर्स इज 15,000, 10,000 और 8,000। बेटा चलो बताओ ईपी 15.8। क्या अब आप सिचुएशन पे कमेंट कर सकते हैं? कर दिया, क्या कमेंट करोगे? एज अ फाइनेंस मैनेजर, ऑप्शन बी, दैट इज द डेट ऑफ 10 lakhs and equity of 15 lakhs will be the optimum capital structure for the organization। बोलो ठीक है? आइए प्रॉब्लम नंबर 2 पे, इसको बनाना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। मैम क्यों नहीं? हाँ लिखो, आराम से लिखो बेटा, कोई बात नहीं, सॉरी। जिन्होंने 2 देख लिया वो समझ गए होंगे कि बनाना क्यों नहीं है, सेम है। लेकिन यहां पे बस फर्क इतना है कि कुछ इंटरेस्ट रेट्स में अंतर दिया हुआ है। हाँ हो जाएगा, वो तो मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा कि पढ़ लेते हैं, बनाना नहीं है। कोई लिख रहा है ये? कोई लिख रहा है बेटा ये? चलिए
चलिए फटाफट से 2 पढ़िए, ये बनाना नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ना है फटाफट। एनालिसिस अभी लिखवा देती हूँ, एक मिनट। अ कंपनी नीड्स 12 लाख फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री विच वुड यील्ड एन ईबीआईटी ऑफ 2 लाख। लैंग्वेज बिल्कुल सेम चल रही है, खाली फिगर चेंज है। एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग ईपीएस, it is considering the possibility of issuing equity share plus raising a debt of 2 lakhs, 6 lakhs and 10 lakhs. आपके वाले केस में था 2.5 लाख, 10 लाख और 15 लाख. The current market price is 40, which is expected to drop to ₹25 if the market borrowings were exceed 7.5 लाख. क्या ये सेम वैसा ही है? Cost of borrowings are indicated as 2.5 लाख तक 10%, 2.5 लाख से 6.25 तक 14% और 625 ₹1 से लेके 10 लाख तक 16। बेटा 10 लाख से ऊपर का लोन लेना भी नहीं है, इसलिए ये टेंशन नहीं लेनी है कि 10 लाख से ऊपर क्या होगा। वहां पे उन्होंने पहले वाले में सीधा लिख दिया था अबव 20, लेकिन यहां इन्होंने 10 लाख तक का दिया, उससे आगे कुछ भी हो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या ये होगा? तो चलो एनालिसिस लिख लो, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आओ। आपने कहा ना कि एनालिसिस लिखनी है इस क्वेश्चन की, तो लिख लो। ये थी S9 और 1C दोनों सेम था बिल्कुल। क्वेश्चन आपने बना लिया है, तो हम लिख रहे हैं एनालिसिस। इसके बाद हम लिख रहे हैं एनालिसिस। In this situation, where 3 options were available, inclusive of debt and equity, the finance manager noted that the earning per share is maximum at option B, that is when the debt is ₹10 lakh and equity is ₹15 lakhs. Therefore, company must go with the option B. बोलो ठीक है। हमने सारी कहानी सुना दी इनको कि 3 ऑप्शन हमारे पास थे जिसमें कॉम्बिनेशन था डेट और इक्विटी का, लेकिन ऐसा देखा गया कि ईपीएस किस में ज्यादा है। और आपको अगर अच्छा लंबा वाला चेपना हो ना, तो आप ये दिखाओ कि क्वेश्चन ने बताया है कि इनका तो ऑब्जेक्टिव ही मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए क्योंकि ऑप्शन बी का ईपीएस सबसे ज्यादा है, इसलिए हमने क्या किया है, ऑप्शन बी को ही रखा है। चलिए आइए प्रॉब्लम 8 पे। 8 प्रॉब्लम 8। चलिए शुरू करें। बेटा मुंह नहीं चलाओ। चलिए, a new project under consideration require a capital outlay of
300 lakhs, मुझे 300 लाख रुपयों की जरूरत है. The required funds can be raised either by fully by equity share of rupees 100 each or by equity shares of value 200 lakhs and by loan of rupees 100 lakhs at 15% interest. Assuming the tax rate is 50%, calculate the figure of profit before tax that would keep the equity investors indifferent to the two options. Verify your answer by calculating the EPS. ये होगा, करिए अभी तुरंत. 5 मिनट का समय आपके पास है, फिर हम करेंगे. जब तक मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन निकाल के रखती हूँ. प्रॉब्लम 11 देखना है. उसके बाद चलिए, आपके बेटा बात तो करना मत, और जिनको नहीं करना है ना वो कल से आके बैठना भी मत. तुम्हारा हो गया? चलो, वेरी गुड. और अगर मेरी एक छोटी सलाह मानेंगे ना तो स्केल का इस्तेमाल करना एकदम बंद कर दीजिए. आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे वरना एग्जाम में. और ये स्केल की वजह से आपका समय, बेटा लाइन टेढ़ी होती है, नंबर मिलता है, अंदर का कंटेंट सही होना चाहिए. और कितनी सीधी लाइन में आंसर गलत करोगे, कोई दया नहीं खाएगा एग्जामिनर. Problem 8. Computation of EPS. दो ऑप्शन है बेटा, एक क्या है ऑल इक्विटी और एक है इक्विटी एंड डेट. चलो, EBIT तो आप निकाल रहे होंगे. चलो, लेस इंटरेस्ट. क्या पहले वाले में कोई इंटरेस्ट होगा? नहीं. दूसरे वाले में
15 लाख रुपए का इंटरेस्ट। चलो ये आ गया ईबीटी लेस टैक्स। कितना परसेंट है बेटा? 50%। फिर आपने निकाल लिया ईएटी। ईएटी के बाद आपने लिखा नंबर ऑफ शेयर्स। यहां पे कितना? 100 रुपए का एक शेयर है, 2 लाख। और यहां आना चाहिए आपका ईपीएस, जो कि इन डिफरेंस पॉइंट के बाद आना चाहिए बराबर। ये बात आपको याद है? चलिए वेरी गुड। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स इन ऑप्शन 1 इज इक्वल्स टू EBIT minus interest 1 minus tax upon number of shares in option 2। यहां तक किया आपने बेटा? वेरी गुड। ये EBIT इंटू 1 माइनस 0.5 अपॉन 3 लाख, ये 3 ठीक है। ईबीआईटी माइनस 15 अपॉन 2। आप चाहो तो नॉर्मल कर लो, इसको इससे इसको इससे, कोई दिक्कत नहीं है। वो काट दो ऊपर वाला। तो ये क्या हुआ? ईबीआईटी अपॉन 3 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस 15 अपॉन 2। 2 EBIT is equals to 3 EBIT minus 45। बोलो बेटा ठीक है? तो EBIT is equals to 45 lakhs। कितने बच्चों ने ये सही सही बनाया था बताओ? चलो वाह, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। बेटा ये आ गया, ऊपर भर दो फटाफट। मैं थोड़ा सा, बच्चे लिख रहे हैं तो मैं नहीं हटा रही हूं, आप ऊपर लिख दो फटाफट। यहां कितना बेटा? 45 45। ईबीटी यहां का 45 और यहां का 30, 22 50 और ये देख लो 7.5 7.5। ये रहा आपका वेरिफिकेशन। आपके पास 45 लाख है, ये आपने भर दिया और आपका दोनों का ईपीएस आना चाहिए कितना? 7.5 रुपए का। कितने बच्चों ने बिना हेल्प के बिल्कुल सही सही बना लिया था? चलिए क्या बात है, वेरी 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 गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी नाइस। जिन्होंने कर लिया वो 11 नंबर पे आइए। अब थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट नॉलेज में। 11 नंबर पे असेंडिंग ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिकलिटी आगे बढ़ रहे हैं। आराम से तुरंत बनाना शुरू मत कर देना, 2 मिनट लगा के उसको पढ़ो। ये कोई लिख रहा है बेटा? कोई लिख रहा है? हाँ लिखिए लिखिए, लिख रहे। बड़े ध्यान से बेटा आप ये कर लें तब बताएं प्लीज। क्या? कोई बात नहीं, कोई बात ठीक। या एक बात बताओ, तुमने मैथमेटिशियन बनना है?
नहीं बनना ना, ये सीए ये सब नहीं सिखाते, इसके पैसे नहीं मिले मुझे। चलो चलो, ये तुमने फाउंडेशन वाले सर से पूछ के आना था कि दो अलग अलग डिनोमिनेटर के बाद भी बराबर कैसे आ गया। चलो चलो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे प्लीज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में छोटा सा दिख रहा है, मुंह नहीं चलाना बिल्कुल भी। चलो, स्काईलाइन सॉफ्टवेयर लिमिटेड हैज अपॉइंटेड यू एज इट्स फाइनेंस मैनेजर। बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पे। द कंपनी wants to implement a project for which 30 lakh is required to raise from the market as a means of financing the project. The following plans and options are at hand. बेटा एक बात को ध्यान से सुनो, अभी तक क्या हो रहा था, वो सीधा सीधा मुझे जवाब दे रहे थे, एक में केवल इक्विटी रखो, एक में केवल इक्विटी डेट रखो, एक में प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और सब कुछ रखो। लेकिन यहां इन्होंने अपने लिए 3 प्लान बनाए हैं और उन तीनों प्लान्स में भी 2-2 ऑप्शन निकाले हैं। जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, इन्होंने 3 प्लान बनाए हैं। प्लान ए, देखो बेटा प्लान ए का भी 2 ऑप्शन है, प्लान बी के भी 2 ऑप्शन है और प्लान सी के भी 2 ऑप्शन है। इसका मतलब इनके पास 6 ऑप्शन है। बोलो ठीक बात है। चलो देखते हैं हमसे क्या करवाना चाहते हैं। Assuming the corporate tax to be at 55%, the face value of all shares and debenture to be rupees 100 each. Calculate the indifference point. बेटा एक बात बताओ, क्या प्लान ए और प्लान बी का इंडिफरेंस पॉइंट हो सकता है? कभी प्लान्स का इंडिफरेंस पॉइंट नहीं होता बेटा, ऑप्शंस का होता है। इसका मतलब यहां पे 3 बार इंडिफरेंस पॉइंट निकलेगा। फॉर प्लान ए ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, फॉर प्लान बी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 और प्लान सी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। देखते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट निकालो और ईपीएस निकालो और बताओ कौन सा प्लान कंपनी को रखना चाहिए। शुरू हो जाओ। यहां पे आपको 3 बार इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है, फॉर प्लान ए, फॉर प्लान बी एंड फॉर प्लान सी। चलो जब तक मैं आपके लिए कुछ छोटा सा काम करके देती हूं। बेटा नहीं आएगा, लेकिन एक बार में आपको 3 बार इंडिफरेंस पॉइंट निकालने की प्रैक्टिस मिलेगी। प्रॉब्लम नंबर 11, computation of EPS। बेटा ये क्या है, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। EBIT लेस इंटरेस्ट। पहले वाले केस में ऑप्शन 1 में तो किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, राइट? देखो इसमें कोई, आपको जैसा अच्छा लगता है, आप चाहो तो एक साथ लगा लो, अलग अलग लगा लो। चलो आप करो पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे।
क्या एक प्लान का भी आपने इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लिया है? हाँ, तीन, कोई दिक्कत नहीं है, चलो लिखिए आराम से, 5 मिनट लगा लो, कहीं कोई बात नहीं। $15 लाख का 10% हुआ 1.5 लाख। उसके बाद फर्स्ट वाले में तो ठीक है, ऑप्शन 2। प्लान बी के ऑप्शन 1 में नहीं लगेगा। सेकंड वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तीसरे वाले में ईबीटी लेस टैक्स, ईएटी, नंबर ऑफ शेयर्स बताएंगे। पहले वाले केस में 30,000, 15,000, 30,000, 20, 30 और 10। चलिए, नाउ लेट्स कैलकुलेशन ऑफ अच्छा, इसमें ईएटी के बाद एक में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। चलो, 2 में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना कितना देना है? 1,20,000 ऑप्शन बी में 2 में, राइट। इसमें कितना? दोनों में तो 1,20 होगा ना। हाँ ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ प्लान ए। बेटा आपने तो लिखा है, मुझे बताते चलो। ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। मैं एक बार ये लिख रही हूं, उसके बाद बार बार नहीं लिखूंगी। चलो, ईबीआईटी इंटू कितने शेयर्स हैं? 30,000। 3 लिख दूं? नहीं, 15 है, कोई बात नहीं, 30 लिखो। $1.5 लाख 30,000 पूरा कर लो। 1.5 लाख 1 माइनस बताओ ईबीआईटी। ईबीआईटी कितनी? 3 लाख। ये कितने बच्चों का सही आया था उस टाइम? चलिए, वेरी गुड। बी इज प्लान बी।
EBIT माइनस इंटरेस्ट है ऑप्शन नंबर 1 में, 0, 1 माइनस टैक्स। क्या यहाँ पे कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है? यहाँ कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? फर्स्ट वाले केस में नहीं है, सेकंड वाले केस में है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट 0.55, कितना 30,000 इज इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट कितना, नो इंटरेस्ट। अरे यार दूसरे वाले में तो प्लान बी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, 0 माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाय EBIT इज बेटा ये किससे किससे सॉल्व नहीं हुआ है? नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं बेटा, आपसे हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखो जब भी ऐसा वाला कोई केस होता है ना, ध्यान से सुनेंगे आप, हमेशा इन दोनों को तो पहले एडजस्ट कर लो। ये हो गया 3 और 2, बोलो ठीक है, लेकिन ये दोनों का तो एक जैसा बेस नहीं है, तो वरना हम इसको काट देते, ठीक बात है बेटा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक स्टेप बढ़ा दो, जैसे 2 EBIT माइनस 0 ये इंटू करके, ठीक है। सीधा पूरा इस पे आप क्या करो, यहाँ 2 आगे से उसको इंटू कर दो, यहाँ क्या करो 3BIT 1 माइनस टी माइनस इसको 3 से गुना कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपके पास एक बड़ी इक्वेशन है, क्या अब आप उसको सॉल्व कर पाओगे जब आपकी इक्वेशन आ जाएगी? चलो बताएं। प्लान सी EBIT माइनस 0 1 माइनस टी, यहां भी 30 है, टी नाम निकलता है, इज इक्वल्स टू EBIT माइनस 1 लाख 1 माइनस 1 20 अपॉन 5,50,000। 5,50,000। ये लिख रहा है कोई? अच्छा बेटा, जिन बच्चों ने लिख लिया है वो ये वाला चार्ट भर दो। मैम कौन सा वाला चार्ट? जो हमने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के लिए ऑप्शन 1 और 2 1 और 2 1 और 2 करके बनाया हुआ है। प्लान ए के दोनों EBIT में एक बात लिखनी है, चलो बताओ प्लान ए का EBIT 3 लाख, प्लान बी का 8 लाख, प्लान सी का 550, बोलो ठीक है। EBT 3 लाख 1,50,000 450। अब 55% कितना होता है भाई? 165, ये 8,500 440, यहाँ भी 440 302500 247500। अब ये बताओ 6,7,500 3,60,000 3,60,000 247,500
चलो अब बताओ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 135, 675, 360, 240, 247। चलो अब आप कर लो, ईपीएस निकाल लो। 4 पॉइंट यहाँ भी देखो, अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये टेबल सर दर्द कर देगा आपके लिए। ऐसे देख के उतारने में तो आपको सर दर्द हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे पता है कि प्लान ए के 2 पॉइंट्स हैं, प्लान बी और प्लान सी, आओ, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। 21 नवंबर 16 के 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी। पढ़िए। प्रॉब्लम 21 नवंबर 2016 का 8 नंबर का सवाल है, उसको पढ़िए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो कहा है कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी कि हमें एग्जाम का क्वेश्चन भी आता है, बन गया हमसे। 50 लाख रुपए चाहिए, ईबीआईटी कितनी? 10 लाख। ये कहते हैं कि आप 3 प्रकार, बेटा प्लीज, आप 3 प्रकार के लोन ले सकते हैं, 5 लाख, 20 लाख और 30 लाख। बाकी का बचा हुआ इक्विटी शेयर होगा। आज का दाम है 150, लेकिन 125 हो जाएगा अगर 20 लाख से ज्यादा बोरोइंग्स हो जाएंगी तो। द फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 9% अप टू 5 lakhs, 14% अप टू ओवर 5 lakhs अप टू 20 lakhs एंड 19% ओवर 20 लाख। यहां पर सेम स्टडी वाली लैंग्वेज लिखी है। इससे पिछले वाले में जितना था उतने तक का अमाउंट दिया हुआ था। ये कहते थे टैक्स रेट इज 40%, विच फाइनेंस विल यू चूज। ये आपका होमवर्क है, ये आप एज प्रैक्टिस करेंगे जब करेंगे इसको। प्रॉब्लम नंबर 21, आप चाहो तो उसमें लिखो सेम एज S9, 100% सेम है। चलिए बेटा, प्रॉब्लम नंबर 22 में आएंगे तो ये तो आपने देखा हुआ, इसके ऊपर हमने एक लंबी चर्चा की है। ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है, कंबाइंड लिवरेज 2.5 है, तो लिवरेज में भी किया है। क्वेश्चन 22 ही था। याद है आपको कि कौन से लेवल ऑफ ईबीटी पे अर्निंग 0 हो जाएगी, आपको बताया था, याद है ना। चलो, लिख रहे थे क्या? कोई लिख रहे हैं? हो क्या बेटा? ये लेटेस्ट है, इधर आइए, ये थोड़ा सा लेटेस्ट है, यहां आइए। एक केवल पॉइंट है जो अभी हमें चर्चा करना बाकी है, बाकी देखें आप। डिटेल्स आर एज अंडर। देखो, आपने एक बात को नोटिस किया होगा, एग्जाम में फालतू की कहानियां नहीं करते। जो करवाना है वो सीधा डेटा देते हैं, बोलते इसमें से निकाल के दे दो। फंड की रिक्वायरमेंट कितनी? 100 लाख। प्लान ए में सिर्फ इक्विटी है, प्लान 2 में 25 और 75, इसका मतलब 25 लाख इक्विटी, 75 लाख डेट। क्या इसमें आपको कोई आपत्ति है बेटा? कॉस्ट ऑफ डेट इज 12%, टैक्स रेट इज 30%, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15 पर शेयर। इसका मतलब इशू प्राइस इज 25 रुपए। बोलो, क्या फिर से बताऊं बेटा? फेस वैल्यू 10 रुपए की है, जिसको 15 रुपए प्रीमियम से इशू करेंगे तो कितना रुपए हो गया बेटा? 25।
एक्सपेक्टेड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 40 lakhs. क्या आप बीच वाले पोर्शन को छोड़ के दोनों बता सकते हैं ईपीएस ऑफ द प्लान एंड इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन 1 and 2? बोलो, करो इमीडिएटली, फिर ये बीच वाले पॉइंट की बात करते हैं. इसको करो, फिर बीच वाले पॉइंट की बात करते हैं. क्या बेटा? क्या पहला वाला ईपीएस निकाल लिया आपने? प्लान ए का 7 और बी 2 का 21.7. इतना अंतर है 2.17. भाई तो बहुत ज्यादा हो गया. 21.7 और 2.17. बेटा 2.17 कितने बच्चों का आया है इनका? ये तो ये वाली बात हो रही है. मेरा फिर 3 पॉइंट क्यों आ रहा है? ये किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ झगड़ा हो रहा है कि पॉइंट किसके बीच में लगना है और आप अलग टेंशन में. कोई बात नहीं. कई अभी भी 21.7 कह रहे हैं. 21.7. चलिए, कितने बच्चों का 7 आया है पहले वाले का? प्लान ए का ईपीएस इज 7. चलिए, वेरी गुड. 21.7 दूसरे वाले का. चलिए, वेरी गुड. इंडिफरेंस पॉइंट निकल रहा है अभी? निकालो निकालो, कोई बात. चलिए, बेटा अब यहां देखेंगे. 1, 2 बिल्कुल एकदम बिना समय बर्बाद किए 40 लाख. 40 लाख लेस इंटरेस्ट. जल्दी बोलो. यहां 9 लाख. ईबीटी इज 40 और 31. लेस टैक्स कितना परसेंट है? 30%. ये 12 लाख. 930. ये 28. 21. क्या कोई प्रेफरेंस है? तो इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 4 लाख और 1 लाख. ईपीएस इज 7 and 21.7. कितने बच्चों ने सही किया ये? क्या? एक मिनट. कौन सा 4 लाख भाई?
मेरे को बताओ ना बेटा, मेरे से गलती हो गई तो मुझे बताओ प्लीज। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको जरूरत कितने की है, बोलो। बेटा आपको 100 लाख रुपए चाहिए, ध्यान से देख लो बेटा। पहले वाले केस में आपको 100 लाख रुपए चाहिए, एक की इशू प्राइस 25 रुपए है तो हुआ 4 लाख। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ अब समझ आ गया ना बेटा। चलो ये सही किया आपने, वेरी गुड। चलो आप बिना एकदम समय बर्बाद किए फटाफट से इंडिफरेंस पॉइंट बताओ, फिर एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आपने में से किसी ने 12 लाख निकाला है शायद। चलो देखते हैं, EBIT -0 EBIT 9 लाख, ये 1, बोलो ठीक है। EBIT इज कोई 36 भी बोल रहा था, 12 लाख। हाँ सुना है मैंने भाई। EBIT इज 12 लाख। ये किसने किसने सही बनाया 12 लाख वाला? इसमें हाथ थोड़े कम उठे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो 36 लाख वाला जो मैंने सुना है वो कुछ ऐसा हुआ है। सॉल्व करके दिखाओ, क्या हो जाएगा ना ये? चलो चलो बेटा यहां देखो प्लीज, अब एक नया पॉइंट। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो, और उसके बाद लिख के एकदम दिमाग 0 पे ले आओ वापस हुई। हाँ जी बेटा हो गया? बेटा कोई लिख रहा है यार? नो यस नहीं लिख रहा है तो हाथ उठाओ, नहीं तो हाथ, फिर ठीक है लिखो। हो गया? चलो अब बस इधर देखो बेटा, अब ये अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूं कि ये स्टडी में ऐसे कोई क्वेश्चन की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आपने देखा है कि उन्होंने एग्जाम में आपसे एक्सपेक्टेशन रखी है कि आप कर लेंगे। ध्यान से सुनेंगे प्लीज बेटा। कुछ दिनों पहले की बात है, जब हम लिवरेज पढ़ रहे थे तो मैंने फाउंडेशन वाले बच्चों को भी एक बात समझाने की कोशिश की थी कि एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है बेटा, याद है? जहां कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, याद है? उस वक्त मैंने आपको समझाया था बेटा कि अगर कंपनी अपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले, उतना पैसा अगर वो बचा लेती है तो वो उसका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, याद है बेटा आपको? जिसके लिए हमने ये लाइन कही थी दैट कंट्रीब्यूशन शैल बी इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। याद है? याद दिलाऊं फिर से थोड़ा सा कि सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन बचता है बेटा, ठीक बात है? ब्रेक इवन पॉइंट में हमने सीखा था कि ये ब्रेक इवन पॉइंट वही होता है जहां पे मेरे पास नो प्रॉफिट नो लॉस बचता है, ठीक बात है? तो कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट क्या था बेटा? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। बोलो ठीक है? इसका मतलब जिस पॉइंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पे मेरे सारे जरूरी खर्चे निकल जाते हैं वही मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है बेटा। आपको यहां पे वो शब्द तो आज भी दिख रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन यहां पे एक शब्द है
फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। जरा ध्यान से सुनना है बेटा, आपको अच्छे से पता है कि फाइनेंशियल की एंट्री होती है ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में। बोलो, क्या अब हम इतनी बातें तो कर सकते हैं ना फ्लुएंटली कि यहां से पहले तो कॉस्टिंग चल रहा होता है, याद है आपको, कि यहां तक पहुंचने से तो कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर लो ईबीआईटी तो सेम ही आता है, याद है। इसका मतलब फाइनेंशियल का जो इफेक्ट होता है वो इन दोनों के बीच में ही आता है। ठीक बात है बेटा। यहां पे फिक्स कॉस्ट की बात करो, इस रास्ते में चलो और फिक्स्ड कॉस्ट की बात करो। मैम एक तो सबसे बड़ा फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट, बोलो ठीक है। मैम उसके बाद एक बड़ा फिक्स कॉस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, एक बार आप और पूछोगे पक्की बात है, तो वैसा ही दिमाग लगा के सुनो बेटा। प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए पहले टैक्स भी तो देना पड़ेगा बेटा, ध्यान से सुनना है बात को बेटा। अगर मुझे मान लो 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है तो मुझे इस अमाउंट से पहले का टैक्स देना होगा और तब उस अमाउंट को पे करने के बाद ही मैं ये प्रेफरेंस डिविडेंड दे पाऊंगा। क्या जो मैं बात बोल रही हूं हमारे भेजे में घुस रही है? ठीक बात है। इसका मतलब अगर मैं इसको फिक्स्ड मानता हूं तो मुझे इसके साथ साथ इसका टैक्स भी फिक्स्ड मानना होगा। बोलो, ध्यान से सुनना है बेटा बात को। आप प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा टैक्स के बाद देते हैं, बोलो सही बात है। अगर मैं इसको फिक्स मान रहा हूं कि देना ही पड़ेगा तो बेटा अगर ये देना पड़ेगा तो इससे पहले इसका टैक्स भी तो देना पड़ेगा। बोलो, तो अब मैं एक लाइन बोलती हूं, बड़े ध्यान से सुनना, नहीं समझ आए तुरंत टोकना, 4 बार फिर बोलूंगी। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट is that amount of profit where EPS is 0, where EPS is 0। इसका मतलब my EBIT shall cover my all financial fixed cost, लेकिन इंटरेस्ट में तो कोई झगड़ा नहीं है बेटा। लेकिन ध्यान से सुनना, क्या है बच्चे यहां पे? ईपीआईटी लेस इंटरेस्ट, ये इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। मैम इसमें क्यों टैक्स क्यों नहीं चिल्ला रहे हो आप? बेटा मैं इसलिए नहीं चिल्ला रही क्योंकि इसको देने के लिए मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बना बेटा, बता दो जल्दी। ईबीटी। इसका मतलब जरा ध्यान से सुनना बेटा, अगर मान लो 50% टैक्स है, बड़े ध्यान से सुनना है। इसका मतलब अगर आपको 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है बेटा, अगर आपको 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है और अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर क्या चाहिए? 0, तभी तो ईपीएस 0 आएगा। क्या मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूं? बात समझ में आ रही है? आपको चाहिए क्या कि प्रेफरेंस डिविडेंड देना है 1 लाख और ईपीएस हो जाए 0। इसका मतलब बेटा मुझे कितने पैसों की जरूरत है? एक ये प्लस ये और इससे ऊपर इस पे लगाया हुआ टैक्स। क्या इसका मतलब मैं कह सकती हूं आई वॉन्ट दिस? देख लो जरा ध्यान से। इसका मतलब अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 60% है तो इसका मतलब 40% मैंने ईबीटी, बेटा ध्यान से सुनना है, हाथ जोड़ के बोल रही हूं मैं, ईबीटी का एक हिस्सा टैक्स को जाना चाहिए और एक हिस्सा प्रेफरेंस को।
क्योंकि अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर तो 0 चाहिए बेटा मुझे। ध्यान से सुनना है बात। ईबीटी का 2 ही हिस्सा हो, हिस्सा 1 टैक्स, फिर आए ईएटी, और उस ईएटी उतना ही आए जितना मैं प्रेफरेंस डिविडेंड दे सकूं, क्योंकि अगर 1 रुपया भी बढ़ गया बेटा तो कुछ ना कुछ 0.000 ही सही ईपीएस तो जनरेट हो जाएगा कि नहीं होगा। इसका मतलब आपको कितना पैसा चाहिए बेटा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए? एक इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर 1 लाख रुपया 50% है तो 1 लाख देने के लिए आपको 1 लाख खाली जेब में नहीं चाहिए बेटा, आपको जेब में कितना पैसा चाहिए? 2 लाख, क्योंकि आप 1 लाख रुपया टैक्स दोगे और 1 लाख रुपया आप क्या करोगे बेटा? प्रेफरेंस डिविडेंड को दोगे। इसका मतलब माय फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कंसिस्ट ओनली 2 थिंग्स, इंटरेस्ट प्लस ये लिखवा देती हूं मैं अभी, इंडिफरेंस पॉइंट वाला भी लिखना बाकी है, दोनों को लिखेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। क्या ये बात थोड़ी पल्ले पड़ी बेटा आपको कि ईबीटी का 2 ही हिस्सा है, क्योंकि इक्विटी वाले मांग ही नहीं रहे हैं। कौन से केस में? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ ईबीआईटी where EPS is 0. That is, it only have interest और प्रेफरेंस डिविडेंड एंड टैक्स। बोलो बात समझ में आई? अभी देखते हैं कितनी आई है। मेरा वो पन्ना खो गया है, आपके पास है बेटा 22 नंबर, ये रहा, मेरा भी मिल गया। इस केस में फाइनेंशियल बीपी बताओ, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। इंटरेस्ट है 9 लाख की, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं। ये था बेटा इस क्वेश्चन का मतलब। क्या ठीक लग रहा है? आप पहले ईबीआईटी वाला जो आधा पन्ना आपने छोड़ा था ना, वहां आओ। नहीं छोड़ा था? इंडिफरेंस पॉइंट वाले में वहां आओ, फिर उसके बाद नए पन्ने पर आओ, फाइनेंशियल बीपी लिखेंगे। अच्छा, और एक बात, आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, कल की क्लास कैसे भी मिस मत करना, क्योंकि कल हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पढ़ेंगे जो हमारा मेन चैप्टर है। ठीक है? चलो मैम, हम पहले क्या लिखें? पहले ये लिखो बेटा, मुंह बंद, इंडिफरेंस पॉइंट। पहले ये लिखेंगे बेटा, इंडिफरेंस पॉइंट इज that level of EBIT where the EPS under different options are same. EBIT minus interest upon number of equity shares under option 1 is equals to क्या ये ठीक है? चलो
फाइनेंशियल बीईपी, बीईपी का क्या फुल फॉर्म है? ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बेटा जितने लोगों को भी अभी मुंह से बोली निकल रही है ना, मैं अभी भी आपसे बता रही, अभी एफएम हमने सिर्फ शुरू किया है। और अगर आपको लग रहा है कि आप ईपीएस निकाल के बहुत हीरो बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहम अच्छी चीज है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज that level of EBIT where EPS is equals to कितना बोलो? 0, ये याद रखना है। और अगर हमसे पूछे कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल बीईपी तो हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को प्लस करेंगे। और कौन कौन से होते हैं बेटा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन अब ये बात हम समझ गए हैं कि 1 लाख देने के लिए 1 लाख का जुगाड़ नहीं चाहिए, 2 लाख का जुगाड़ चाहिए। इसका मतलब आफ्टर टैक्स का नहीं जुगाड़ चाहिए, बिफोर टैक्स का जुगाड़ चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल बीईपी, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। हाँ जी, लिख लिया आपने? अच्छा, एकादशी को होमवर्क खेलेंगे क्या हम लोग? हाँ, अच्छा 1 मिनट, आप रीड करके आएंगे ढंग से क्वेश्चन नंबर 10 और 12, जिससे आते ही मैं बस स्ट्रेट फॉरवर्ड इन क्वेश्चंस को करना शुरू करूंगी पढ़ते ही। तो आप 10 और 12 नंबर को ढंग से पढ़ के आएंगे 2 बार, कि आपको फिगर्स ध्यान रहनी चाहिए। अच्छा ये है 10 और 12, ठीक है? अच्छा, और किए हुए क्वेश्चंस को प्लीज दोबारा करेंगे।